हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 37 समझेंगे और बेसिकली इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो देखिए, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा रिकैप कराता हूँ। आई थिंक लास्ट 3-4 लेक्चर्स में हमने आरबीआई के जो भी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन्हें हम क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स भी कहते हैं, लाइक सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इनको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि अगर आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को घटाती है, ठीक है, अगर आरबीआई अपने इन सारे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू को कम कर देती है, इसका मतलब है कि आरबीआई इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ाना चाहती है। तो अगर आरबीआई अपने इंस्ट्रूमेंट्स के रेट्स को कम करती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जबकि इसी का रिवर्स, अगर आरबीआई अपने सभी क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स या इंस्ट्रूमेंट के रेट्स को बढ़ा देती है तो हम ये कहते हैं कि ये आरबीआई की कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। बिकॉज जब भी आरबीआई अपने इंस्ट्रूमेंट्स के रेट को बढ़ाती है तो बैंकों का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सीआरआर एसएलआर बढ़ने से मनी मल्टीप्लायर कम हो जाता है, तो वो बैंकों के क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को डायरेक्टली हिट करता है। और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, लाइक रेपो रेट या फिर बैंक रेट, एमएसएफ रेट, जब ये बढ़ते हैं तो बैंकों की फंड अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है या उनके भी अपने लोन्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। तो ओवरऑल इकॉनमी में जो भी बोरोइंग है, जो भी फर्म्स बोरो कर रहे हैं, उनकी बोरो करने की विलिंगनेस कम होती है, राइट। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे आरबीआई के इन्हीं दो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और ये कैसे काम करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसके तहत आरबीआई हमारे इकोनॉमी के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में मनी सप्लाई को बढ़ाने का काम करती है। ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन and overall economic growth. Okay, because those sectors are priority sector, they are very crucial for poverty alleviation, for reduction of inequality, for employment generation and for overall well-being of the country. ठीक है, तो let's begin। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आरबीआई की ये जो दो मॉनेटरी पॉलिसी हैं, इनको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, पहला जो है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या उसी को हम डियर मनी पॉलिसी कहते हैं, या उसी को हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जबकि इसका उल्टा क्या होता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसी को हम चीप मनी पॉलिसी या अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, या डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस नाम से क्या मतलब है, देखिए, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सिकोड़ देना। मॉनेटरी पॉलिसी करता क्या है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो किसकी कॉन्ट्रैक्शन, किसको सिकोड़ने का काम करेगी, तो मनी सप्लाई को। यानी अगर आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी में M3 या फिर मनी सप्लाई को सिकोड़ने या कम करने का काम करती है तो इसे हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होता है, ठीक है, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिड्यूस होता है। तो चीज़ों के डिमांड रिड्यूस होने से प्राइसेस रिड्यूस होते हैं। जब प्राइस रिड्यूस होता है तो आप ये कह लीजिए कि उसका प्रोडक्शन पे निगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन आप ये समझिए कि जब भी मनी सप्लाई रिड्यूस होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी, यानी लोगों का एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होगा तो प्राइसेस रिड्यूस होंगी। और अगर प्राइस रिड्यूस होती हैं तो इसको हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन में रिडक्शन हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। और अगर किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन कम है, इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कम पैसे में खरीद रहे हैं, यानी जो मनी है उसका वर्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन कम होता है तो मनी वैल्यूएबल हो जाती है, मनी का वर्थ बढ़ जाता है, मनी
प्यारा हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी, बिकॉज ये मॉनेटरी पॉलिसी मनी की अहमियत बढ़ा देता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शन से ही मतलब है, अगर आप मनी सप्लाई को टाइट कर रहे हैं, उसको सिकोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसको आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी से क्या मतलब है, देखिए हॉक्स आर पॉलिसी मेकर्स ओके हु सपोर्ट्स रिडक्शन इन द इन्फ्लेशन। तो हॉक्स पॉलिसी मेकर्स होते हैं जिनका ये ओपिनियन होता है कि जो भी सेंट्रल बैंक है उसको अपने इंस्ट्रूमेंट्स के रेट को बढ़ा देना चाहिए ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाए, ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। अगर दूसरी तरफ बात करें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है। तो अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो आरबीआई अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक, ओएमओ, एमएसएफ, इन सब की रेट को कम कर देगा। तो होगा क्या, सीआरआर एसएलआर कम होने से मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाती है, तो बैंकों की लेंडिंग या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, और बाकी चीज़ों के इंटरेस्ट रेट कम होने से बैंक की जो लोन लेने की कैपेसिटी होती है आरबीआई से वो बढ़ जाती है, और बैंक्स भी इकोनॉमी में जो लोन्स देते हैं उन पे कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ती है। और जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी, और जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं तो आप ज़्यादा पैसा में कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाते हैं, यानी पैसे की अहमियत गिर गई, तो हम इसको चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं। अकोमोडेटिव मनी पॉलिसी का क्या मतलब है, अकोमोडेटिव मनी पॉलिसी का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एकोमोडेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और एकोमोडेट करने का प्रयास है कि आप इकोनॉमी को बूस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। और डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी से मतलब है कि ये वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ओके, डॉविश आर दोज पॉलिसी मेकर्स हु बिलीव कि सेंट्रल बैंक को अपने इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो सके, ताकि हम रिसेशन को काउंटर कर सकें, ठीक है। अब इनको हम समझते हैं कि इन पॉलिसी के अंतर्गत होता क्या है, ओके। ये तो इनके नाम का मतलब था। अब देखिए, अगर आरबीआई मनी सप्लाई को कम करना चाह रही है, ठीक है, अगर मनी सप्लाई को आरबीआई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही तो आरबीआई को क्या करना होगा, आरबीआई के जो भी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, आरबीआई के जो भी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, देन वी हैव रेपो रेट, then we have reverse repo rate, then we have bank rate, we have open market operation and we have marginal standing facility। तो आरबीआई करती क्या है कि इन सब के रेट को बढ़ा देती है, यानी आरबीआई, अगर आरबीआई को इकोनॉमी मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट के रेट को बढ़ा देती है, यानी आरबीआई ओके लेट मी इंक्रीज देम, यानी कि आरबीआई क्या करने वाली है, आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देगी, ठीक है, आरबीआई एसएलआर को बढ़ा देगी, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी, बैंक रेट को बढ़ा देगी, एमएसएफ को बढ़ा देगी। तो अगर आरबीआई अपने सारे इंस्ट्रूमेंट के वैल्यू को बढ़ाती है तो मनी सप्लाई कम होता है, कैसे वो भी हम देखेंगे। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करती है कि अगर मनी सप्लाई कम करना है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना शुरू कर देती है। तो ओएमओ में आरबीआई करती क्या है, आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी तो बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाएगा और बैंकों की लिक्विडिटी या करेंसी आरबीआई के पास चला आएगा, तो मनी सप्लाई कम। अब देखिए सीआरआर और एसएलआर के रिड्यूस बढ़ाने से क्या फ़र्क आता है, देखिए ओके लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। अब हम वन बाय वन देखते हैं। अब हम ये समझते हैं, देखिए मनी सप्लाई क्या होता है।
जो मनी सप्लाई होता है, ये फार्मूला मैं बार बार लिखता हूँ, मनी सप्लाई होता है बेस मनी एम नॉट इंटू मनी मल्टीप्लायर, और इस फॉर्मूले में हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या होता है 1/CRR प्लस SLR। तो अगर CRR SLR इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और देखिए जब भी हमारा मनी मल्टीप्लायर कम होगा इस फार्मूले के हिसाब से, तो अगर मनी मल्टीप्लायर कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगी, यानी CRR SLR बढ़ने से क्या होता है, बैंकों के CRR SLR के फॉर्म में फंड लॉक हो जाते हैं, उन्हें बैंक लेंड नहीं कर सकती, ओवरऑल उनकी मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी गिर जाती है, जिससे मनी सप्लाई गिरता है। ये तो हो गया CRR SLR पे होने वाला इफेक्ट। अब देखिए अगर रेपो रेट बढ़ता है, रेपो रेट बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट थे जिस पे बैंक RBI से लोन लेते हैं, तो अगर रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ जाएंगे तो अगर रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ जाते हैं यानी बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे RBI से लोन लेना होगा, और अगर बैंक्स हायर इंटरेस्ट पे लोन लेंगे तो बैंकों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिरेगी। ठीक है, साथ ही साथ आप समझिए कि अगर बैंक हायर इंटरेस्ट पे लोन RBI से लेंगे तो वो इकोनॉमी में भी हायर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो जब भी बैंक फर्म्स या इकोनॉमी में जो भी इंडिविजुअल या हाउस होल्ड्स हैं इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इकोनॉमी में फर्म्स और हाउस होल्ड्स बोरो करने से पीछे हटते हैं, तो ओवरऑल मनी सप्लाई गिरेगी। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक अपना पैसा RBI के पास रख सकते हैं और RBI उस पैसे पे इंटरेस्ट देता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो अगर RBI रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक इकोनॉमी में पैसा देने के बजाय RBI के पास रख देंगे, बिकॉज अब वहाँ उन्हें हायर रिटर्न मिल रहा है और वो सेफेस्ट लोन है। अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बढ़ जाएगी तो जो भी बैंक ओवरनाइट बेसिस पे या वेरी शॉर्ट टर्म लोन या वनडे लोन जो RBI से ले रहे थे वो नहीं लेंगे या वो कम लेंगे, राइट, तो उससे भी मनी सप्लाई गिरेगी। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा, ऑल दीज थिंग्स का जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है। अब हम ये समझते हैं कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए अगर RBI हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी या डियर या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है तो हमने देखा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा तो जो भी पब्लिक की परचेजिंग पावर है, पब्लिक की परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी, और क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होगा तो उनकी परचेजिंग पावर कम होगी, और ये रिफ्लेक्ट होगा कि लोगों का जो टोटल एग्रीगेट डिमांड था इकोनॉमी में वो कम होगा। जब भी डिमांड कम होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कम होंगे। प्राइस कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये होता है टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू रिड्यूस इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, इसका एक और भी एस्पेक्ट होता है, यानी हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी का ये तो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि सेंट्रल बैंक अपने सारे इंस्ट्रूमेंट के वैल्यू बढ़ा देगी जिससे कि मनी सप्लाई कम होगा और हम इन्फ्लेशन को रिड्यूस करते हैं। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू चेक द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ओके, दूसरा जो इसकी ऑब्जेक्टिव होती है वो होती है टू चेक द डेप्रिसिएशन
टू चेक द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। ठीक है, हम रूपी के डेप्रिसिएशन को रोक देते हैं या चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए रूपी के डेप्रिसिएशन को अगर हमें रोकना है तो क्या करना होगा। देखिए रूपी का अगर हमें डेप्रिसिएशन, तो हम समझते हैं रूपी और डॉलर का मार्केट एक्सचेंज रेट। ठीक है, देखिए जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर में पे करना होता है, यानी जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं दुनिया से तो हम उनको डॉलर में पे करते हैं या आउटफ्लो ऑफ डॉलर होता है। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी अपने इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए गुड्स एंड सर्विसेज दुनिया को बेचते हैं तो हमारी इकोनॉमी में डॉलर आता है या इनफ्लो ऑफ डॉलर। अब देखिए, अब इंपोर्ट को पकड़ते हैं क्योंकि अच्छा डॉलर के इनफ्लो आउटफ्लो के बहुत सारे रीजन होते हैं, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, यहाँ पे बस मैं आपको रीजनिंग दे रहा हूँ कि अगर इंपोर्ट को हम पकड़ें तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो चाहे गुड्स एंड सर्विसेज हो, तो हमें डॉलर में पे करना होता है। अब आप समझिए अगर आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है इसका मतलब है कि डिमांड फॉर डॉलर बढ़ रहा है, और जब भी डॉलर की डिमांड बढ़ती है और डॉलर की सप्लाई अगर नहीं बढ़ेगी, ठीक है, अगर डॉलर का डिमांड बढ़ता है तो इससे होगा क्या कि डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर की प्राइसेस बढ़ेंगी, और डॉलर की प्राइस हम रुपये के टर्म्स में लिखते हैं, यानी $1 महंगा हो जाएगा, यानी वी हैव टू स्पेंड मोर रुपीज टू बाई $1। अब यहाँ पर आरबीआई करती क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर आरबीआई अपनाती है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो ये डॉलर के डिमांड को बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग फिर ज़्यादा डॉलर परचेज कहाँ से करेंगे। जब लोगों के पास पैसा होगा तभी तो वो डॉलर का डिमांड करेंगे, तभी तो गोल्ड इंपोर्ट बढ़ेगा। अगर लोगों के जेब में पैसा कम होगा तो डिमांड फॉर डॉलर कम होगा, तो डॉलर की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, यानी कि ये रुपये के डेप्रिसिएशन को कंट्रोल में रखता है या चेक में रखता है। ठीक है, तो ये तो हो गए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कि हम आरबीआई अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ा देती है तो उससे मनी सप्लाई कम होता है तो इन्फ्लेशन कम होता है। और दूसरा क्या है कि अगर मनी सप्लाई कम है तो इकोनॉमी में डॉलर की जो डिमांड है वो चेक में रहती है या रिड्यूस होती है या बैलेंस रहती है, जिससे कि क्या फ़ायदा होता है, हमारी रुपये डेप्रिसिएट नहीं करती है। और अगर हम मनी सप्लाई को बहुत ज़्यादा कर दें तो हमारी रुपये बहुत डेप्रिसिएट हो जाएगी। ओके, तो यानी कि जब भी मनी सप्लाई कम, तो रुपये के डेप्रिसिएशन को रोकने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो आरबीआई डॉलर को इन्फ्यूज कर दे इकोनॉमी में, यानी डॉलर की सप्लाई बढ़ा दे, तो भी प्राइसेस यानी रुपये का डेप्रिसिएशन चेक में रहेगा। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है कि आप मनी सप्लाई ही कम कर दो, लोगों के पास कम पैसा होगा तो वो डिमांड ही नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे। दूसरा एस्पेक्ट क्या था हमारा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी। ये देखिए कैसे काम करता है। अगर आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है तो इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और अगर आरबीआई में अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो आरबीआई को क्या करना होगा, जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट है लाइक सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है इकोनॉमी में तो आरबीआई को क्या करना होगा कि सबसे पहले तो अपना सीआरआर, इन सारे इंस्ट्रूमेंट के रेट को कम कर दे। सीआरआर एसएलआर कम होंगे तो उससे क्या होगा, सीआरआर और एसएलआर कम होंगे तो ये डिनोमिनेटर छोटा होगा तो मनी मल्टीप्लायर बड़ा होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी सीआरआर एसएलआर कम कर देगा। बैंक, आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को लोन दे रहा है, अगर उस इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा तो बैंक आरबीआई से लोन लेके इकोनॉमी में लोन देंगे। ठीक है, तो आरबीआई अपना रेपो रेट और अपना बैंक रेट भी कम कर देती है। और देखिए रिवर्स रेपो रेट वो रेट था या वो इंटरेस्ट रेट था जो बैंकों को मिलता है अपना पैसा आरबीआई के पास रखने में। अगर आरबीआई इस इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास नहीं रखना चाहेंगे, तो वो इकोनॉमी में पैसा लेंड करेंगे।
तो यानी रिवर्स रेपो रेट भी अगर घटता है तो मनी सप्लाई बढ़ता है, और अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बढ़ती है तो भी इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी। आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो बैंकों से जीसेक आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई से पैसा बैंकों के पास, तो मनी सप्लाई। यानी कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी में सारे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है और ओएमओ में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है। एक्सपेंशनरी में सारे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू घट जाती है और ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना शुरू कर देता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एक्सपेंशनरी। आरबीआई अगर इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ा रहा है तो इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। अब ये कैसे होगा, ओके पहले लिख लेते हैं, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर हम कह सकते हैं टू काउंटर रिसेशन और टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि ओके लेट मी चेंज द कलर। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने सारे इंस्ट्रूमेंट को कम कर दिया तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो जो भी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन ये बढ़ता है, यानी नई नई प्रोडक्शन यूनिट लगती हैं, नई नई फैक्ट्री, नए मशीनरी इक्विपमेंट, बिजनेसेस एक्सपेंड करती हैं, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हम प्रोडक्शन को मेजर करते हैं नॉमिनल जीडीपी, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी एमपी भी बढ़ेगा, और अगर जीडीपी एमपी बढ़ रहा है तो जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है ये बढ़ेगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने का क्या मतलब है, इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा इनकम हो रहा है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और मान लीजिए अगर किसी देश की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है तो इकोनॉमी में स्लो डाउन मनी सप्लाई के कमी की वजह से होता है, बिकॉज जब भी डिमांड फॉल करता है तभी रिसेशन आता है। तो डिमांड बढ़ा देंगे या मनी सप्लाई बढ़ा देने से क्या है कि फर्म्स के लिए लोन सस्ता हो जाता है, तो उससे प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी में बढ़ जाती है। तो जब भी देखिए रिसेशन को काउंटर करने का डेवलप्ड कंट्री में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना मनी सप्लाई से। और डेवलपिंग इकोनॉमी में चूंकि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है लेकिन रिसेशन अगर है, इसका मतलब प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन गिर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ाने से जो मेन फ़र्क आता है वो है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लोअर इंटरेस्ट पे लोन मिलता है तो वो एक्सपेंड करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना या टू काउंटर रिसेशन, ये ऑब्जेक्टिव होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे। अब डेवलप्ड कंट्रीज जो प्रीफर करती हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी वो मनी सप्लाई को बढ़ाती है थ्रू क्वांटिटेटिव ईजिंग। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में एक आखिरी टॉपिक जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और वो कैसे काम करते हैं और उनके पीछे आरबीआई का क्या ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी को लेके। तो आखिरी टॉपिक जो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ओके।
अब देखिए, मैंने आपको ये बोला था कि आरबीआई ये दो जो मॉनेटरी पॉलिसी हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी, ये तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है अपने जनरल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, लाइक सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एमएसएफ। ये सब जनरल इंस्ट्रूमेंट है या फिर क्वांटिटेटिव। इससे क्या होता है कि आरबीआई इकोनॉमी में ओवरऑल M3 या मनी सप्लाई को घटाने बढ़ाने का काम करती है। लेकिन प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू क्या होता है कि आरबीआई रेगुलेट थ्रू प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आरबीआई regulates money supply in certain या specific sectors of economy। ठीक है, तो पीएसएल के थ्रू आरबीआई हमारे इकोनॉमी के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। अब इन स्पेसिफिक सेक्टर में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना या इन सेक्टर में मनी सप्लाई को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, देश के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसके पॉवर्टी रिडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट के रिडक्शन के लिए, इनइक्वालिटी रिडक्शन के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आरबीआई ये जो प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ये मतलब इसके तहत होता क्या है? ओके, सो अंडर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग एट लीस्ट 40% ऑफ टोटल पब्लिक लोन्स ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल banks must be in these priority sectors। और इसमें क्या सेक्टर्स आते हैं वो मेंशन्ड होते हैं प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग पॉलिसी ऑफ आरबीआई एज पर 1972। तो जो आरबीआई की प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग पॉलिसी है ये 1972 से चल रहा है, और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी हमारे देश में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं उनके टोटल पब्लिक लोन का कम से कम 40% इन सेक्टर्स में होना चाहिए। तो सवाल है कि इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं, तो लेट्स नेम देम। ओके, लेट मी सेलेक्ट ब्लैक। तो इसमें कौन से सेक्टर आते हैं? तो पहला तो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ वाले जो सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। दूसरा आपका है एमएसएमईज़, यानी जो भी हमारे देश में मीडियम, स्मॉल, माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, ये आती हैं। तीसरा आता है इसमें एजुकेशन लोन्स। चौथा आता है हाउसिंग लोन्स फॉर पुअर पीपल, हाउसिंग लोन फॉर पुअर्स। ओके, पांचवा आप कह सकते हैं इसमें पांचवा आता है, ओके, एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग लोन्स फॉर पुअर हो गया। देन वी हैव इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, देन वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, या हम इसको ये भी कह देते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये पांचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर था। छठा सेक्टर हो गया लोन्स टू वीकर सेक्शंस
वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो भी हमारे देश में गरीब लोग हैं, ठीक है, लाइक जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, आर्टिजन्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे समाज के वीकर सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो लोन्स दी जाती हैं वो इसमें आती हैं। सातवां, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आप ये कह सकते हैं कि अदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, या सातवां में आप कह सकते हैं ऑल अदर्स, ठीक है, अदर्स। इस अदर्स में क्या आ जाती हैं? इस अदर्स में आ जाएंगे जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं या जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, और भी वो सारे सेक्टर्स या एक्टिविटीज जो हमारे इकोनॉमी में छोटा स्पेस रखती हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आती हैं और जो इस इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल हैं। तो मेजरली ये होते हैं 6: एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन फॉर पुअर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर या एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट या लोन्स टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सातवां में फूड प्रोसेसिंग या एक्सपोर्ट क्रेडिट या सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो सवाल है कि फिर आरबीआई बैंकों को कंपेल क्यों करती है कि वो अपने टोटल पब्लिक लोन का एटलीस्ट 40% इन एरियाज में दे। देखिए, हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सेक्टर्स बहुत ज़रूरी सेक्टर हैं, और इन सेक्टर्स में लोन अगर बैंक देती हैं तो वो लोन बहुत रिस्की लोन होते हैं, बिकॉज इन सेक्टर में जो भी लोग फॉल करते हैं उनकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो बैंकों के मतलब वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये सारे ही या तो लो इनकम पीपल हैं, ठीक है। एमएसएमईज क्या हैं? लो रेवेन्यू लो फंड्स पे काम करती हैं, इरेगुलर बिजनेस होता है इनका, ठीक है। एजुकेशन लोन में रिस्क है कि अगर वो बच्चे को जॉब नहीं मिलती देन व्हाट, फिर पुअर्स को कौन हाउस लोन देना चाहेगा, ठीक है। तो ये वो एरियाज़ हैं जिनको ये कॉमर्शियल बैंक प्रेफर नहीं करती। तो अगर इन एरियाज़ के लिए अगर पॉलिसी लेंडिंग पॉलिसी नहीं होती तो इन एरियाज़ को इनफ क्रेडिट नहीं मिलता, और बिना इन एरियाज़ के डेवलपमेंट, बिना इन एरियाज़ के ग्रोथ, इनको सपोर्ट दिए हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना मुश्किल है। और अगर हम इन एरियाज़ को इग्नोर करेंगे तो देश में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, और जो भी रीजनल डेवलपमेंट है या रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ उनमें बहुत डिस्पैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल सोशल वेलफेयर या वेल बीइंग के लिए ये सेक्टर्स ज़रूरी हैं, और प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग पॉलिसी 1972 के तहत इन एरियाज़ को इनफ फंड मिलता है, ठीक है। तो इन एरियाज़ को आरबीआई फंड इंश्योर कराती है थ्रू पीएसएल लैंडिंग, ठीक है। और आप समझिए कि इन एरियाज़ में ये जो भी सेक्टर्स हैं इनको भी कितना मतलब इस टोटल 40% जो पब्लिक लोन है इसका कितना परसेंट, कम से कम कितना परसेंट, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग, यानी सबका कोटा, लगभग सबका कोटा फिक्स है कि सबको कितना एटलीस्ट कितना लोन, कितना परसेंट लोन होना चाहिए, यानी सबका अपना क्रेडिट राशन या कोटा फिक्स है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और इस प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, देखिए, वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, या सोशल वेलफेयर, ठीक है, सोशल वेलफेयर को बढ़ाना, ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि बैंकों से या फाइनेंशियल सेक्टर से बाहर कौन लोग रह पाते हैं? जो भी लो इनकम या पुअर पीपल हैं, तो उनको लाना है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है, सोशल वेलफेयर, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? रिडक्शन इन पावर्टी को रिड्यूस करना, ठीक है। और कह सकते हैं हम रिडक्शन इन इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, रिडक्शन इन द रिडक्शन इन इक्वालिटी, ठीक है, रिडक्शन इन द इनइक्वालिटी इन लेवल ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम एमएसएमईज को सपोर्ट करते हैं, इन सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, तो इनसे ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या हो सकता है?
इन एरियाज़ को सपोर्ट करने से क्या होता है कि वी बूस्ट सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हमारा सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रोबस्ट होता है, वो बढ़ता है, वो मजबूत होता है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर और फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव था टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई के दो मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शनरी जिसका ऑब्जेक्टिव होता है मनी सप्लाई को कम करना सो दैट इन्फ्लेशन कम हो। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी का जो टाइप होता है वो एक्सपेंशनरी जिसके अंतर्गत मनी सप्लाई आरबीआई बढ़ाती है। मनी सप्लाई कम करने के पीछे मेन रीज़न होता है टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई बढ़ाने के पीछे कारण होता है टू काउंटर रिसेशन और टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। और जब भी मनी सप्लाई कम करनी होती है तो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स उनके रेट को आरबीआई बढ़ा देती है, और अगर मनी सप्लाई को कम बढ़ाना है तो सारे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू सारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो आरबीआई क्या करेगी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू को कम कर देगी। उससे देश में इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और मनी सप्लाई कम होता है तो डिमांड कम होता है, प्राइसेस कम होते हैं, इन्फ्लेशन कम होता है। और जब भी मनी सप्लाई कम होती है तो डिमांड फॉर डॉलर चेक में रहता है, तो रुपये का डेप्रिसिएशन भी कंट्रोल में रहता है। और पीरियोडिक सेक्टर लैंडिंग के थ्रू आरबीआई हमारे इकोनॉमी के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। और जो कोटा सिस्टम फिक्स करती है, जो बैंकों के लेंडिंग के लिए कोटा फिक्स होता है उसको हम क्रेडिट राशनिंग कहते हैं। और एटलीस्ट 40% ऑफ टोटल पब्लिक लोन ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक मस्ट बी इन दिस सेक्टर्स। और इन सेक्टर्स को ज़्यादा फंड दिलवाने के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। अगले लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव ईजिंग और उससे होने वाला इम्पैक्ट कि डेवलप्ड कंट्रीज उसको कैसे अपनाती हैं, उनके लिए क्या ज़रूरत है क्वांटिटेटिव ईजिंग को लेके, उन पे क्या इम्पैक्ट होता है, और क्वांटिटेटिव ईजिंग से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आता है। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।